प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2023 में आया हुआ सेट 2 देखेंगे, जिसका कोड 324 AY है। इससे पहले हम 2023 में आया हुआ सेट 1 कर चुके हैं, जिसका कोड 324 AX था। ठीक है ना बच्चों? आप अगर इन सारे सेट को अच्छे से कर लोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों? तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं पेपर के, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना? उन्हीं से पेपर बनता है। सेम ना बनता हो, लेकिन उनके ही आगे पीछे से उनके जैसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो आपको अगर अच्छी तैयारी करनी है तो आप 2023 के 22 के सेट अच्छे से कर लीजिए। ठीक है ना? और मैं भी आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा। मैं कर रहा हूँ, बल्कि 2023 के मैं अपलोड कर रहा हूँ, और अभी हम 2022 के भी करेंगे और 2019 के भी करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सभी खंडों को हल करना है, और ये शुरू का जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुविकल्पीय है बच्चों। ठीक है ना? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको कोई एक का आंसर देना है, और ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है ना बच्चों? और बड़े ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ध्यान से इनको करना है। ठीक है? देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि y बराबर 4t हो और x बराबर 4/t हो तो dy/dx ज्ञात का मान बताओ। इनमें से कोई एक होगा। ठीक है ना? आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। आप क्या कीजिए, देखिए ये टी के टी वेरिएबल में इसने y दे रखा है और टी वेरिएबल में इसने x दे रखा है। ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, y का भी डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर दोगे और x का भी डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर दोगे। यहाँ से dy/dt आएगा, यहाँ से dx/dt आएगा। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो dy/dx आ जाएगा। देखिए शुरू करते हैं। उसने दिया है y बराबर 4t और x बराबर 4/t। ठीक है बच्चों? इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका भी और इसका भी। इसको डिफरेंशिएशन करने से पहले आप क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओ टी को। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -1 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना आपके लिए आसान होगा। देखिए शुरू करते हैं। हम लिखेंगे DWR2T, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा, dy/dt इक्वल्स टू d/dt ऑफ 4t। और ऐसे ही ये हो जाएगा dx/dt इक्वल्स टू d ऑफ dt d/dt ऑफ 4t इनवर्स। ठीक है? अब देखिए यहाँ से 4 बार t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो 4 × 1। और यहाँ से क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा आपका 4 बार t की पावर -1 का जब हम करेंगे तो -1 आगे आ जाएगा। t की पावर में हो जाएगा -1 और -1, n-1 होता है ना, n x की पावर n-1 होता है। तो यहाँ n तो -1 है, तो -1 आगे आ गया और पावर में n में से एक घट गया। ठीक है ना? अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, dy/dt हो जाएगा आपका 4, और यहाँ से dx/dt हो जाएगा आपका -4/t की पावर -2 है, नीचे आएगा t की पावर +2 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। क्या कीजिए, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, क्यों किया हमने भाग, क्योंकि हमें dy/dx चाहिए बच्चों। ठीक है ना? जब हम इसके अपॉन में ये रखेंगे तो ही आएगा dy/dx। तो ये आ गया dy/dt अपॉन, ये आ गया dx/dt। लेफ्ट हैंड साइड को अपॉन में रख दिया, अब राइट हैंड साइड को रख देंगे 4/-4/t²। तो यहाँ से dt से dt कैंसिल आउट होगा और बचेगा क्या, dy/dx इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस के ये t² ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, -t²। कंप्लीट हो गया ये आपका। ठीक है ना बच्चों? आपको तो ये जल्दी जल्दी करना है रफली। ठीक है ना? और ये ऑप्शन आपका पहला आ गया, -t²। ठीक है ना? तो कै का जो हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आप ऐसे लिख दोगे बस ओनली। ठीक है ना बच्चों? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, यदि a बराबर ये है, b बराबर ये है, आव्यूह है, तो ba क्या होगा, मल्टीप्लाई करनी है हमें सिंपली यहाँ। ठीक है ना? तो देखिए ख क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये आपका ख क्वेश्चन है। ए दे दिया है उसने, ए क्या दिया है 0 1 1 0, और बी क्या दिया है, बी दिया है उसने 1 0 0 -1। अब आपको बी ए फाइंड करना है। बी ए फाइंड करने का मतलब आप बी पहले लिख दीजिए 1 0 0 -1, और उसके बाद ए लिख दीजिए 0 1 a 0 1 0। ये हो गया। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, पहली रो की पहले कॉलम में करेंगे तो पहला एलिमेंट बनेगा, और
जब पहली रो की पहले कॉलम में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट में होगी और दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट में। तो देखिए जब 1 की 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, और फिर प्लस लगा करके 0 की 1 में करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। यानी पहली रो की पहले कॉलम में करी तो पहला एलिमेंट बन गया, पहली रो की दूसरे कॉलम में करेंगे ऐसे ही पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट में करेंगे तो 1 आएगा, दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट में करेंगे तो 0 आएगा। यानी पहली रो की दूसरे कॉलम में करके दूसरा एलिमेंट बन गया। अब दूसरे रो की पहले कॉलम में करेंगे तो तीसरा एलिमेंट बन जाएगा 0, और -1 की 1 में करेंगे -1 आ जाएगा। फिर यहाँ से 0 की 1 में करेंगे 0 और -1 की 0 में करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से क्या बन गया आपका 0 1 -1 और 0। ठीक है ना, ये क्या है ऑप्शन में है, ये देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है फोर्थ। ख का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, है ना, ख का फोर्थ आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम नहीं करेंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, घ क्वेश्चन की तरफ, है ना, समाकलन का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, 1 to √3 लिमिट और dx अपॉन 1 + x², इसका मान बताना है आपको। इसका मान बताने के लिए आपको इसका समाकलन करना पड़ेगा। देखिए 1/1 + x² किसका समाकलन होता है, tan इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से √3 तक। ठीक है ना, अब लिमिट का मान रख दीजिए बस, tan इनवर्स √3 माइनस फार्मूले का, फिर tan इनवर्स x की जगह 1 रख दिया, पहले x की जगह √3 रख देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर x की जगह 1 रख देंगे, ये लिमिट पुट करना हो गया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स √3 tan में क्या है, किस एंगल पे वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 पर, है ना, tan 60 लगा दिया, और -1 कितने पे होती है tan इनवर्स 10π/4 पर, 10π/4 पर, यानी tan 45 पर, 1045 लगा दिया। ठीक है ना, तो 10 से 10 हट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री को आप 60 मत लिखना, आप π/3 लिख लेना। ठीक है ना, क्योंकि आंसर पाई में दे रखा है, इसने पाई में दे रखा है, इसलिए π/3 लिख लेना, और ये आ जाएगा π/4। ठीक है ना, देखो 10 से 10 खत्म, ये 60 जो है इसको π/3 लिख सकते हैं, इससे 10 से 10 खत्म, ये 45 को आप π/4 लिख सकते हैं। इनको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 12, 4 तिया 12, यहाँ पे 4 पाई माइनस के 3 पाई, और ये आ गया आपका π/12 यानी π/12। कौन सा ऑप्शन है आपका, ये सेकंड ऑप्शन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, डे क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये देखिए बच्चों, ये कहता है कि मापांक फलन आपकी मैपिंग जो है फंक्शन की, वो कहाँ से कहाँ तक है, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे ही है, लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर के सेट पे है, और आपका जो फंक्शन है वो f(x = mod x) है ना, तो फलन के द्वारा प्रदत्त है वह होगा। अब इसमें हर ऑप्शन में एक ही आच्छादक बहु एक ही आच्छादक यही है ना, तो हम एक ही को चेक करेंगे पहले कि एक ही होगा या नहीं होगा। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास ये कोई सेट R है, क्योंकि हमें तो बहुविकल्प में देखना है, तो हम तो इसको रफली करेंगे और फटाफट से करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये वाला सेट ये R है, और ये वाला सेट जिस पे मैपिंग जा रही है ये पॉजिटिव R है। ठीक है, इसमें सारे पॉजिटिव वाले R मिलेंगे, और इसमें R मिलेंगे, सारे जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे इसमें मिलेंगे। अब देखिए हमारे पास फंक्शन है ये, अगर आप इस फंक्शन में आप x की जगह मान लीजिए 1 रखते हैं, तो 1 की वैल्यू आप इसमें रखोगे 1, तो क्या मिलेगा 1, और अगर आप इसमें -1 रखते हैं तो यहाँ पे -1 रखेंगे, मोड जो है वो -1 को +1 कर देता है, तो भी 1 ही मिलेगा। यानी अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से मान लीजिए आपके पास ऐसी कुछ वैल्यू रखी है -1 -2, पॉइंट में भी है, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हैं, 1 2 2.3 ऐसे पॉइंट भी हैं यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं पॉइंट दे देता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं सारे, पॉजिटिव आर में 0 तो नहीं आएगा, यहाँ से हम क्या दे देंगे इसको, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, है ना, ऐसे पॉइंट रखे हुए इसमें सारे पॉजिटिव वाले, और भी डॉट 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 बहुत सारे इसमें हैं, पूरा आर पॉजिटिव है, और पॉइंट वाले भी हैं इसमें। ठीक है ना, हम तो जस्ट आपको समझाने चाह रहे हैं बस। देखिए अब 1 से जो मैपिंग गई, 1 से जब हमने 1 यहाँ पे 1 रखा तो इधर 1 मिला, यानी इधर से हमने 1 रखा तो भी 1 मिला, और -1 रखा तो भी 1 मिला, यानी -1 से भी 1 ही मिला। अब इसका मतलब क्या हो गया, 2 का एक प्रतिबिंब बन गया, यानी ये क्या हो गया, बहु एक ही हो गया। 2 से 1 पे जा रही है तो ये बहु एक ही हो जाएगा। एक ही का मतलब था कि एक से एक ही एलिमेंट जुड़ता, हर एक एलिमेंट से एक ही एलिमेंट जुड़ता, इधर के जितने भी एलिमेंट है उन सब एक एलिमेंट से एक ही एलिमेंट जुड़ता, है ना। अब देखिए यहाँ -2 भी 2 पे जाएगा, और 2 भी 2 पे जाएगा। ठीक है ना, ये वाला, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यानी मैनी वन है, ये मैनी वन मतलब बहु एक ही है ये। तो यहाँ से तो हमें पता चला कि ये बहु एक ही है ना, क्या है, बहु एक ही, ये बहु एक ही, बहु के की लिखा हुआ है इसमें, लेकिन ये बहु एक ही होता है ना, बहु एक ही है। और इसमें एक चीज और है कि अगर ये बहु एक ही है,
देखिए बहु एक ही है, तो ये दोनों ऑप्शन तो इसके कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि इनमें तो दोनों एक एक ही दे रखा है इसने, तो ये तो गए, इनमें से तो कोई नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कोई होगा। बहु एक ही के साथ ये अच्छादक है या नहीं है, अच्छादक देखना है बच्चों। अच्छादक देखने के लिए हमें क्या चेक करना होता है, हमें ये चेक करना होता है कि इसका परिसर बराबर सहप्रांत होना चाहिए। परिसर बराबर सहप्रांत सबसे आसान तरीका है, बस आप ये चेक कर लीजिए कि क्या परिसर बराबर सहप्रांत है। मतलब इसका जो ये सहप्रांत है, इसके सारे एलिमेंट जुड़े होने चाहिए, सारे एलिमेंट जुड़े होने चाहिए। देखिए इसके सारे एलिमेंट ही जुड़े होंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ से -3 लोगे और +3 लोगे, उनकी मैपिंग 3 पे आ जाएगी, 4 पे भी आ जाएगी। पॉइंट वाले भी, जो पॉइंट वाले इधर रखे वही पॉइंट वाले सारे इधर भी रखे। बात कहने की है पूरा, ये तो पूरा आर है और ये आर के पॉजिटिव नंबर हैं सारे, ठीक है ना। अब इधर के जो माइनस के आर हैं वो भी उन्हीं पॉजिटिव आर पे मैपिंग करेंगे, और जो प्लस के आर हैं वो भी सारे पॉजिटिव आर पे ही मैपिंग करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि -1 था, -1 भी 1 पे ही मैपिंग कर रहा था और 1 भी 1 पे ही मैपिंग कर रहा है। इसका मतलब जितने भी यहाँ नंबर होंगे वो 2 में होंगे, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और वो दोनों इधर जाकर के उसी नंबर के पॉजिटिव पे जुड़ रहे होंगे, यानी इधर के सारे नंबर उससे मिल जाएंगे, यानी इधर के सारे नंबर को प्री इमेज मिल जाएगी। प्री इमेज मतलब सहप्रतिबिंब मिल जाएगा, यानी जितना परिसर होगा वही सहप्रांत बन जाएगा, पूरा सहप्रांत ही परिसर बन जाएगा, यानी ये सहप्रांत बराबर परिसर है। इसका मतलब ये अच्छादक भी है, इसका मतलब ये अच्छादक भी है भाई। तो अच्छादक हो गया, तो बहुएकी और अच्छादक हो गया, तो इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सेकंड आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि सभी खंडों को हल कीजिए, है ना। तो इसमें हर क्वेश्चन एक ही नंबर का है, ये शॉर्ट हैं सारे, और इसमें से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान होंगे, एक एक नंबर के आपको फटाफट से इनको कर देना है, ठीक है ना बच्चों। तो चलते हैं दूसरे के कै पर। दूसरे का कै, पहला क्वेश्चन देखिए, मान ज्ञात कीजिए कि समाकलन दे दिया उसने और x² sin x³ दे दिया, ठीक है ना, dx। तो बच्चों ये क्वेश्चन कैसा है, देखिए अगर हम इसको t मान लेते हैं ब्रैकेट वाले को, तो x² dx का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो हम करते हैं माना, लेट x³ इक्वल्स टू t मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x² dx इक्वल्स टू dt, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका x² dx इक्वल्स टू dt/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस ये वैल्यूज उठा करके उसमें पुट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो आपका था x² sin x³ dx, ये क्या हो जाएगा अब ये हो जाएगा आपका x² dx की जगह तो dt/3 आ गया, dt/3, और साइन एज इट इज रहा, और x³ की जगह हमने रख दिया t, ठीक है बच्चों। ये 1/3 चला जाएगा बाहर, 1/3 समाकलन ये आ जाएगा आपका sin t dt, ठीक है, sin t dt। अब आपको sin t का डिफरेंशिएशन करना है, sin t का इंटीग्रेशन करना है। 1/3 sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos t, तो माइनस के cos t रख दिया आपने, प्लस c लगा दिया, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगता है ना इंटीग्रेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के cos t की वैल्यू जो है आप वापस रख दीजिए, t की वैल्यू क्या थी x³, तो माइनस के cos x³ अपॉन 3 आ जाएगा, और प्लस के आ जाएगा c। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे का ख क्वेश्चन देखिए बच्चों, ख क्या कहता है क्वेश्चन, यदि सदिश 2i प्लस j माइनस a k तथा i 4j प्लस k, दो वेक्टर उसने दे दिए ये परस्पर लंबवत हैं, तो a का मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, जब दो वेक्टर आपस में लंबवत होते हैं तो एक कंडीशन लगती है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना। मान लीजिए कि माना इसमें हम पहले वाले वेक्टर को a वेक्टर मान लेते हैं कि 2i प्लस j माइनस a k, बल्कि इसने a दे ही रखा है इसमें, तो आप इसको a1 मान लीजिए, ठीक है ना। और दूसरा a2 मान लेते हैं हम कि a2 वेक्टर है। a2 वेक्टर क्या होगा, i प्लस 4j और प्लस k, ठीक है ना। अब जब दो वेक्टर आपस में लंबवत होते हैं तो एक कंडीशन लगती है बच्चों, क्या लगती है, देखिए हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं यदि a वेक्टर तथा a2 वेक्टर परस्पर लंबवत है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल, दोनों का अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों का अदिश गुणनफल रखना है हमें। देखिए पहले वाला रखते हैं, a1 की वैल्यू 2i प्लस j माइनस a k,
फिर दूसरे वाले को डॉट के साथ रखते हैं, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप और इक्वल्स टू 0। देखिए बच्चों, अगर आपको नहीं पता तो ये बता दूं कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि i, जब हम i के साथ करेंगे तो i डॉट i 1 हो जाएगा, और i की अदर किसी भी कैप में करेंगे जैसे j कैप k कैप है तो इनके 0 हो जाएगी, वो i डॉट j 0 हो जाएगा, i डॉट k 0 हो जाएगा, ठीक है ना। i डॉट i 1 रहेगा, j डॉट j 1 रहेगा और k डॉट k 1 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब i की i में करेंगे तो इसके मल्टीपल की भी करनी पड़ेगी, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, i डॉट i हो जाएगा 1, फिर प्लस 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 हो जाएगा ये, और j इंटू जे हो जाएगा 1, माइनस, देखिए प्लस लगा करके माइनस a की मल्टीप्लाई करेंगे इसके 1 में, है ना, जो इसके मल्टीपल में है, और k डॉट k हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व करो, 2 + 4 - a इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या जाएगा, 6 आ जाएगा, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 6, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, और a की वैल्यू आ गई 6, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे का गे, ठीक है ना। हल कीजिए कि dy by dx इक्वल्स टू x प्लस ई की पावर x अपॉन वाई, ये दे रखा है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल का है ना, यानी चर को अलग अलग कर लेते हैं ना, y वालों को अलग और x वालों को अलग। तो y dy अलग हो गया, और x प्लस ई की पावर x dx ये अलग हो गया। चरों को अलग अलग कर लेते हैं, x को अलग, y को अलग, इस तरीके से। अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है ना, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दीजिए। अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण को हम सॉल्व कर रहे हैं। हम लिख देंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर ये क्या हो जाएगा, y dy इक्वल्स टू समाकलन x प्लस ई की पावर x dx, ठीक है। देखिए y dy हो जाएगा आपका y² बाई 2, और इक्वल्स टू ये आपका x का अलग हो जाएगा x² बाई 2, ई की पावर x का अलग हो जाएगा ई की पावर x, और प्लस में आ जाएगा c, ठीक है ना बच्चों। आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप क्या कीजिए, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, ये तो y² बाई 2 है, और इक्वल्स टू यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने, x² प्लस 2e की पावर x प्लस 2c, और अपॉन में आ गया आपका 2, ठीक है। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, y² इक्वल्स टू x² प्लस 2e की पावर x प्लस इस 2c को कोई और कांस्टेंट का नाम दे दीजिए। जैसे मैं 2c को अगर मैं कैपिटल C1 लिख दूं तो हो जाएगा काम मेरा, बस। आप C1 कह सकते हैं, k कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना, m n k कुछ भी कह सकते हैं। एक दूसरा वेक्टर बना दिया, और यहाँ पे लिख देंगे कि C1 बराबर क्या है अपने पास, 2c है, बस जहाँ पे, ठीक है। आपका ये आंसर आ गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है, यदि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू tan इनवर्स x है तो x का मान हमें ज्ञात करना है ना। तो बच्चों, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स में देखिए, साइन में ढूंढिए कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में। साइन 30 की होती है, 45 की होती है, साइन 60 की होती है, किसकी होती है, तो साइन 30 की होती है ना। साइन 30 को हम लिख सकते हैं π/6, ऐसे लिख दिया मैंने, और इधर tan इनवर्स x ही रहा, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, देखो साइन साइन हट जाएगा, बचेगा क्या, π/6, π/6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक है ना। अब tan इनवर्स इधर जाकर के क्या बन जाएगा, tan, तो ये हो जाएगा tan π/6, ठीक है बच्चों। अगर इक्वल के इधर tan इनवर्स पूछाएंगे तो इसका इनवर्स हटेगा और ये tan बन जाएगा, ठीक है, और इधर बचेगा x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। tan π/6 क्या हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, और इक्वल्स टू x, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1/√3, ठीक है ना। अब इसको सही करके लिख दीजिएगा, x इक्वल्स टू 1/√3। बच्चों, ये आपका आंसर आ गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए डे क्वेश्चन, उसने कहा है कि a इक्वल्स टू आपके पास 2 4 3 2 ये दे रखा है, और b दे रखा है उसने 1 3 -2 और 5। आपको a प्लस बी और a माइनस बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, a प्लस बी क्या होगा, जोड़ देंगे इनको। पहले लिख दीजिए 2 4 3 2, इनको लिख दिया, प्लस लगा करके b लिख दिया, 1 3 -2 5। इन सबको जोड़ दीजिए। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए कैसे जोड़ेंगे, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में जोड़ेंगे, तो 2 + 1 ऐसे करके,
फिर दूसरे एलिमेंट में जोड़ेंगे 4 + 3, फिर तीसरे में 3 प्लस माइनस माइनस तो 3 - 2, और लास्ट वाले में 2 + 5, तो हो जाएगा 2 + 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 7 1 7। ठीक है, या एक आंसर ये आ गया आपका। और एक आपको निकालना है a - b, यानी अब की बार आपको घटाना है, तो यानी 2 4 3 2 में से आपको घटाना है 1 3 - 2 5, ये आपको माइनस करने हैं। देखिए बच्चों, 2 में से 1 गया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं पहले 2 - 1, 4 - 3, 3 माइनस माइनस प्लस 2, देखिए 3 माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, और 2 - 5, 2 - 5, तो देखिए बच्चों ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 और 2 5, 2 में से 5 गया -3, ये आपका आ जाएगा आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आपको सभी खंड करने हैं, और हर जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तीसरे का जो कै है बहुत आसान है। इसने कहा है y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये अवकल समीकरण का है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए, आपको ये दे दिया इसने, और d2y/d थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू -y प्रूफ करने के लिए कह रहा है, तो बहुत ही आसान है। देखिए आप क्या कीजिए, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए dw/r2 थीटा, एक बार करेंगे तो आ जाएगा dy/d थीटा इक्वल्स टू, ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस यहाँ लगा दिया और साइन थीटा लिख दिया यहाँ, प्लस बी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है ना बच्चों। अब क्योंकि उसमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन है जो हमें प्रूफ करना है, तो हमें दूसरी बार भी करना पड़ेगा। d2y/d थीटा स्क्वायर एक और बार कर दिया, यहाँ पे लिख देना dwr2 थीटा अगेन, है ना। यहाँ पे हो जाएगा माइनस के ए साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस पहले लगा देंगे, बी तो बाहर आ जाएगा, कोस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया हमने, तो हमारे पास बना ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब बच्चों, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा क्या हो गया, देखिए ये हमारे पास पहले से ही वैल्यू थी 1, वाई बन गया था ना, इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं, और इसको कह देंगे कि इक्वेशन 1 से, है ना। ये तो अपने पास d2y/d थीटा स्क्वायर है। अब इसकी जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ d2y/d थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू -y रख देंगे समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से। बस यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है ना बच्चों, ये प्रूफ हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ख क्वेश्चन कहता है कि असमीका ये और ये है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है ना। बच्चों देखिए, वैसे तो हमारे पास असमीका वाले चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, और उसमें भी जेड में इक्वेशन देता है, और कहता है कि जेड का न्यूनतम मान और अधिकतम मान बताइए, है ना। और ऐसा इसमें कुछ नहीं दे रखा है, तो वैसे तो ये हमारी जो है एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा दे सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरे का ख, सबसे पहले जो असमीका उसने दी है उनको लिख लीजिए, 3x + 4y ये पहली असमीका दी है, ये दूसरी असमीका दी है, ठीक है ना। अब इन असमीकाओं को आप समीकरण रूप में लिख लीजिए। समीकरण रूप में तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखेंगे कैसे, एस बस यहाँ पे आप इक्वल का साइन लगा दीजिए, ठीक है ना, ये समीकरण बन जाएगी। 3x + 4y इक्वल्स टू 12, 4x + 3y इक्वल्स टू 12, ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है ना। देखिए चलते हैं, अब आप समीकरण 1 उठाइए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आप क्या करिए, x की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू 0 रखिए, x की वैल्यू निकालिए। देखिए समीकरण 1 क्या कहती है, 3x + 4y इक्वल्स टू 12। आप यहाँ करते हैं पुट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 में यहाँ पे पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिलेगी 12/4, यानी कितना हो जाएगा 3, है ना। यहाँ से मुझे एक पॉइंट मिला a 0,3। ऐसे ही मैं करूँगा इसमें पुट y इक्वल्स टू 0, जो y इक्वल्स टू 0 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा, 3x इक्वल्स टू 12 बचेगा, 3 बटे में चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/3, 12/3 तो क्या आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। यहाँ से आपका b पॉइंट मिलेगा 4,0, 2 पॉइंट मिले आपके पास। जैसे हमने अभी पिछले
लास्ट ईयर के पेपर में किया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी, और इसमें भी ऐसे ही हम टेबल बना लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमें y की वैल्यू 3 मिली, और जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू हमें 4 मिली। ये टेबल बन गई, ठीक है ना। जब हम ग्राफ पे इसको ड्रॉ करेंगे तो बस इन दो पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है ना। अभी हम सेकंड में भी सेकंड इक्वेशन के भी पॉइंट निकाल लेते हैं और फिर हम ग्राफ पे चलेंगे, है ना। ये समीकरण 2 से, सॉरी देखिए बच्चों, ये समीकरण 1 2 है, ये समीकरण 3 हो जाएगी और ये समीकरण 4 हो जाएगी, है ना। समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 से तो हम क्या करेंगे, ये तो है आपके पास समीकरण 3 और ये है आपके पास समीकरण 4, ठीक है। अब देखिए समीकरण 4 से 4x + 3y = 12, ये क्या हो जाएगा। सेम इसी तरह आप क्या करोगे, पुट x = 0 पुट करोगे, y की वैल्यू निकाल लोगे, y की वैल्यू आएगी आपके पास 4। यहाँ से आपको एक पॉइंट मिलेगा, आप उसका नाम दे दो c, 0 रखा x और y मिला 4। ऐसे ही आप पुट करो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू मिलेगी आपको 3, x की वैल्यू 3 मिलेगी तो यहाँ से एक पॉइंट मिलेगा आपको 3,0। इसके लिए भी आप एक टेबल बना दीजिए ऐसे ही अलग से, ठीक है ना। ये x ये y, जब x की वैल्यू 0 पुट करी y की वैल्यू 4 मिली, जब y की वैल्यू 0 पुट करी x की वैल्यू 3 मिली, ठीक है ना। देखिए अब हमारे पास पहली इक्वेशन के भी पॉइंट हो गए ये वाले और सेकंड इक्वेशन के भी पॉइंट हो गए। अब हम ग्राफ पे चलते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, हमारा ग्राफ मान लीजिए ये है। अब देखिए ये क्यों दे रखे हैं उसने, x > 0 y > 0 का मतलब है, देखिए हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, 1 ये 2 3 4, है ना। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये इसलिए दिया है क्योंकि उसने कहा है कि x भी 0 से बड़ा होना चाहिए और y भी 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये एक ऐसा रीजन हो जहां x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, धनात्मक हो। तो ऐसा ऐसा चतुर्थांश सिर्फ ये वाला है, सिर्फ ये वाला चतुर्थांश ऐसा है जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव हैं। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ इसी रीजन में बनेगा, यानी इसी चतुर्थांश में बनेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, हम एक ही चतुर्थांश बना लेते हैं, बस ये वाला बना लिया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास हद से हद y पे 4 है और x पे 4 है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो x में भी 4 ले लेंगे, 1 2 3 4, y पे भी 1 2 3 4। अब देखिए पहले हम पहली जो थर्ड इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन के हमारे पास ये जो पॉइंट आए थे इनको मिलाएंगे। ये हमारा a पॉइंट है, ये हमारा b पॉइंट है, ऐसे करके, ठीक है ना। तो 0,3 हमारे पास कहाँ है, 0,3 देखिए कहाँ है, x 0 हो और y 3 हो, तो ये है यहाँ पे a पॉइंट है 0,3 और b पॉइंट है हमारे पास 4,0। तो ये 4,0 हमें कहाँ मिलेगा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, ये है पॉइंट वो, है ना। 1 2 3 4, तो ये मिला यहाँ पे b पॉइंट, ये मिलेगा हमें 4,0। बस इन दोनों पॉइंट को आपको मिला देना है ना। इन दोनों पॉइंट को आपको मिला देना है। देखिए ऐसे करके आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे करके मिला दीजिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन पर, जो फोर्थ इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करके जो पॉइंट आए हमारे पास ये वाले, इन पॉइंटों को मिलाना है। 0,4 हमारे पास कहाँ है, 0,4 ये रहा, इसका नाम c था 0,4, और 3,0 d वो है ये रहा, है ना। ये d है यहाँ पर, d हो गया 3,0। इन दोनों को मिलाना है आपको। तो देखिए इनको मिला करके आप ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना, यहाँ से। तो यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे यानी प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है ना। और प्रतिच्छेद करने के बाद जो ये पॉइंट आएगा यही आपका इसका सॉल्यूशन होगा। जो इसने कहा था ना कि ग्राफी विधि से हल कीजिए, जो इसका हल होगा वो ये होगा, ये वाला पॉइंट। लेकिन जब आप इसको ग्राफ पर बिल्कुल स्केल से 1 सेंटीमीटर नाप करके बनाओगे तो आपका ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा। यहाँ से आप क्या करोगे, ऐसे करके स्केल से सीधे लाइन ले जाओगे, यहाँ पे ये x पे जहाँ भी आएगा वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी x की जगह, कोमा y पे आप इस तरीके से ले जाओगे ऐसे करके स्केल से, जो पॉइंट यहाँ पे होगा सेम पॉइंट आप यहाँ लिख दीजिएगा, तो x, y आ जाएंगे। लेकिन स्केल से करने में, जब आप स्केल से ये पॉइंट फाइंड करोगे उसमें गलती के चांस फिर भी रहते हैं। मेरा आपसे सजेशन ये है मेरा कि आप जो है इसको रफली जो है सॉल्व कर लीजिए किसी और मेथड से। जैसे मान लो हमारे पास ये दो इक्वेशन थी, 3x + 4y = 12 और एक थी 4x + 3y
इक्वल्स टू 12, है ना, ऐसी थी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए किसी और तरीके से, जैसे मैं जो है विलोपन विधि से सॉल्व कर लेता हूँ इसको, ठीक है ना, ठीक है, सॉरी एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड, हाँ वही है विलोपन ही। अब देखिए हम क्या करेंगे, किसी x को या y को बराबर कर लो, चाहे तो x को चाहे y को। तो अगर मैं इसमें x को बराबर करता हूँ तो इसे 12 करना पड़ेगा, इसे भी 12 करना पड़ेगा। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो और घटा दो। 4 तिया 12 ये हो जाएगा और 3 चौके 12 ये भी 12 हो जाएगा, कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 4 चौक 16y ये हो गए, 3 तिया 9y ये हो गए, जब घटाएंगे तो 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे 7y प्लस के, इक्वल्स टू 12 चौक 48 ये हो गए, 12 तिया 36 ये हो गए, 48 में से 36 गए, बचेंगे कितने 12। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/7, ठीक है। y की वैल्यू 12/7 आ गई। अब ये y की वैल्यू 12/7 इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो और वैल्यू निकाल लो। मान लीजिए हम इस पहली इक्वेशन में ही रख देते हैं 3x + 4 × 12/7, इसी वाली में रख दिया हमने, इक्वल्स टू 12। यहाँ से सॉल्व करो, 3x = 12 माइनस इसको उधर पहुँचा देंगे, 12 चौक 48, 48/7 आ जाएगा, और 3x = कितना आ जाएगा 12 सत्ते 84, 84 माइनस 48/8/7, यह आ जाएगा 3x = 84 में से 48 गए, कितने बचे 36/7, 14 में से 8 गए 6, 7 में से 4 गए 3, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12/7, यानी x की वैल्यू भी 12/7 आ गई। ये काम आप रफली कर लीजिए फटाफट से और उठा करके यहाँ पे पॉइंट रख दीजिए। x की वैल्यू क्या आई 12/7 और y की वैल्यू क्या आई, ये भी 12/7 आई। तो यानी ये जो पॉइंट होंगे ये 12/7 और 12/7 होंगे। एक चीज़ और, इसको आप किस साइड हल करेंगे, क्योंकि ये असमीका है ना, क्योंकि ये दोनों असमीकाएं हैं और आपका कौन सा रीजन होगा वो भी देखना पड़ेगा। तो आप मूल बिंदु पर चलिए, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु क्या होता है 0,0, 0,0 पर हम जो है अपनी असमीकाओं में रखेंगे। जो अपनी असमीकाएं थी, ये वाली जो असमीकाएं थी 3x + 4y <= 12, इसमें आप क्या करो, पहले इस वाली इन इक्वेशन में आप x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रख दो, है ना। जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 + 0 0 ही रहेगा, 0 <2 12 आ जाएगा। अब 0 12 से छोटा होता है तो ये बात क्या है, सत्य है ना, ये बात सत्य है। तो इस असमीका की जो लाइन हमने खींची थी, कौन सी खींची थी, ये वाली, पहले वाली, अगर ये बात सत्य आती है तो उस लाइन से मूल बिंदु की ओर, ये वो लाइन है, इस लाइन से मूल बिंदु की ओर हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे इस लाइन से नीचे की ओर, ऐसे। अब दूसरे पे चलते हैं, दूसरा है ये, इसमें अगर मैं x और y की वैल्यू 0 0 रख दूं तो ये भी 0 <= 12 देगा। यहाँ से भी बात सत्य आ रही है। अगर बात सत्य आ रही है तो उस लाइन के भी नीचे, इस वाले असमीका की लाइन कौन सी है, ये वाली, यानी इसके भी नीचे ही ड्रॉ होगा। तो एक ऐसा कॉमन रीजन ढूंढ लो जो इन दोनों के नीचे हो। तो ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इन दोनों के नीचे है, तो बस आप इसको शेड कर दीजिए, ठीक है ना, दोनों के नीचे है। या फिर आप पूरे को ड्रॉ कर दीजिए बस नीचे नीचे को, इसके भी नीचे रहेगा और इसके भी नीचे रहेगा, इन दोनों के नीचे रहेगा, ठीक है ना, ऐसे करके बस आपका हल जो होगा, आपका हल यही है 12/7 और 12/7, ये हल है आपका, ठीक है ना बच्चों। वैसे ये तो समीकरण के लिए हल होता है, समीकरण के लिए। अगर असमीका की बात करें तो असमीका का तो सॉल्यूशन ये सारा है, इसके नीचे का सारा और इसके नीचे का सारा, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन, यदि देखिए गै जो है आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं करना है। यह क्वेश्चन करते हैं, यदि ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय अवयव कोटि n के हैं, यानी ए और बी दोनों का इन्वर्स निकल सकता है, इन्वर्सेबल हैं वो, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। तो देखिए बच्चों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो 3 का गै हम कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ये लेकर के चलेंगे, हम ये मान लेते हैं, माना ये, बल्कि दिया है, ऐसे लिख देंगे, दिया है ए तथा बी व्युत्क्रमणीय अवयव है, तब देखिए व्युत्क्रमणीय अवयव कैसा होता है कि अगर उसका मैट्रिक्स का या उस अवयव का हम उसके इन्वर्स में मल्टीप्लाई कर दें तो आई आ जाएगा। आई क्या होता है, तत्समक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, ये आ जाता है। तो अगर मैं ये कहूं कि ए बी का ए बी के इन्वर्स के साथ
ए इंटू बी कोई मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स ये है ए बी इन्वर्स। अगर मैं किसी मैट्रिक्स ए बी का उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? तत्समकाव्य आइडेंटिटी आएगा, वो हमेशा आता है। किसी भी मैट्रिक्स के आप उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आई आएगा हमेशा, है ना। ऐसे ही यहाँ कर दिया हमने ये, ठीक है ना। हम ये लेकर के चलेंगे तब, है ना। अब देखिए, अब यहाँ क्या करो, आप दोनों साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो और दोनों की लेफ्ट साइड में ही करना, ठीक है ना। मतलब इसके भी लेफ्ट साइड में और इसके भी लेफ्ट साइड में। ऐसा नहीं कि इसके लेफ्ट में कर दी और इस वाले के राइट में करेंगे, है ना, ऐसे नहीं। हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स से दोनों तरफ गुना करने पर, तो जब हम ए इन्वर्स से गुना करेंगे इधर भी आ जाएगा ए इन्वर्स ए बी इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स आई। देखिए, ये सहचार्य नियम होता है कि अगर आपके पास दो ब्रैकेट इधर है तो आप मल्टीप्लाई में रखे हुए और ये, तो आप ये ब्रैकेट इनको भी दे सकते हो ऐसे करके, ए इन्वर्स ए ऐसे करके, ये बी अकेला बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा ए बी का होल इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स आई। ठीक है ना बच्चों। देखिए आगे, अब वही बात आ गई कि किसी मैट्रिक्स की उसके इन्वर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा, तो यानी ये क्या आ जाएगा आई, तो इसको लिख देंगे आई बी और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट ए बी का होल इन्वर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स आई। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप ये बात लिख दीजिए कि ए इन्वर्स की अगर हम ए में करेंगे मल्टीप्लाई तो आई आएगा, ठीक है ना। अब किसी भी मैट्रिक्स की अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समकाव्यों में गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो वही मैट्रिक्स आ जाएगी वापस। जैसे बी की अगर हम आई में करेंगे तो बी आ जाएगा, ए की आई में करेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बी, ठीक है। और ये क्या होता है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स, यहाँ से भी ए इनवर्स आ जाएगा जब ए इनवर्स की आई में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको बता देंगे यहाँ से कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की आई में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है, वो चाहे ए मैट्रिक्स हो, चाहे बी मैट्रिक्स हो और चाहे ए इनवर्स मैट्रिक्स हो, ठीक है ना। ये आ गई। अब देखिए आगे, अभी ये बी भी हटाना है हमें यहाँ से, है ना। तो अब दोनों तरफ बी इनवर्स ले लीजिए, ठीक है ना। हमने क्या किया, अब दोनों तरफ बी इनवर्स ले लिया, इधर भी ले लिया, सॉरी यहाँ तो बी है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू, इधर भी बी इनवर्स ले लिया, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी बी इनवर्स जैसे ए इनवर्स आई हो गया था, ऐसे ही बी बी इनवर्स ये आई हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब किसी भी मैट्रिक्स की आप आई में मल्टीप्लाई करोगे फिर वही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप रीज़न लिख दीजिए वही वाला सेम, कि अगर हम किसी मैट्रिक्स की आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स घूम करके वापस आ जाएगी। ठीक है, बस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। तो बच्चा आसान है ना बच्चों, आसान था ना क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें भी आपका हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है ना। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे, हम चलते हैं 4 के ख पर। ठीक है, तो देखिए 4 का ख क्या कहता है। 4 का ख कहता है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, यदि उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है तो आए हुए अंकों में से कम एक 4 होने की सशर्त प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये प्रायिकता में भी सशर्त प्रायिकता दे रखा है, यानी सह प्रतिबंध प्रायिकता वाली कंडीशन इसमें लगेगी। इसमें 2 घटनाएं इसने दे दी। पहली घटना तो ये कि उनकी सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 हो। जैसे आपने 2 पासे उछाल दिए, है ना। अब 2 पासों पर, दोनों पासों पर जो ऊपर अंक आया उनका योग 6 होना चाहिए। पहली घटना तो ये कहता है, ये है ना, अंकों का योगफल 6 है। पहली घटना तो ये हो गई। दूसरी कहता है कि जो अंकों में से कम 2 अंक हैं वो एक इस पे आएगा, एक दूसरे पे आएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक डाइस फेंका, उसका ये है, और दूसरा डाइस फेंका, उसका ये, ऊपर वाले हैं जो हमें दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए दूसरी घटना वो ये कह रहा है कि इन दोनों में कम से कम एक पर तो 4 आना ही चाहिए। दोनों पर 4 आ जाए वो भी हम जोड़ देंगे अपने उसमें, वो भी हमारे फेवर में ही है, लेकिन कम से कम एक पे तो 4 आना ही चाहिए। उसकी क्या प्रायिकता होगी वो बताओ, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जब 2 डाइस उछालते हैं तो उसकी प्रतिदर समष्टि क्या बनती है। उसकी प्रतिदर समष्टि में काफ़ी सारे एलिमेंट आ जाते हैं बच्चों। जैसे पहली पे 1 आ गया, मान लीजिए पहला 1 लेकर के चलते हैं तो दूसरे पे 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। फिर यहाँ पे 2 फिक्स करके इस पे सारे के 6 आ सकते हैं। फिर इस पे 3 फिक्स करके इस पे सारे 6 के 6 आ सकते हैं ना।
इस तरह हमारे पास टोटल एस के अंदर कितने एलिमेंट बन जाएंगे, 36 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है ना बच्चों। तो प्रतिनिधि समष्टि में कितने एलिमेंट है, 36। अब हमारे पास दो घटनाएं हैं। ई घटना क्या कहती है कि अंकों का योगफल 6 आए, है ना। हम क्या लिख देंगे इसमें कि अंकों का योग 6 आए, ये घटना हो गई। तो इसके अंदर देखिए बच्चों कि कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे। देखिए हमारे पास मान लीजिए ये ई सेट है। अब जो हमारे पास आएंगे एस के अंदर एलिमेंट वो इस टाइप के होंगे, ऐसे कि मान लीजिए पहले पे 1 है, दूसरे पे 2 है, इस तरीके के एलिमेंट होंगे। तो ऐसे ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जिनमें अंकों का योग हमारा 6 होगा। देखिए मान लीजिए पहले पे 1 आया होगा, तो 1 के साथ ऐसा क्या है कि दूसरे पे क्या है कि उसका योग 6 हो जाए। तो 1 के साथ 5 होगा तभी तो 6 हो जाएगा, 1 और 5 जोड़ करके। फिर ऐसे ही हम 2 ले लेंगे, 2 के साथ क्या आएगा 4। फिर ऐसे ही 3 ले लेंगे, 3 के साथ क्या आएगा 3। ऐसे ही 4 ले लेंगे, 4 के साथ क्या आएगा 2। ऐसे ही 5 ले लेंगे, 5 के साथ आएगा 1। इसके अलावा कोई कंडीशन ऐसी नहीं होगी जिसमें अंकों का योग 6 आ जाए। ठीक है ना। तो अब हमारे पास एक घटना एफ है। एफ घटना क्या कहते हैं कि कम से कम एक 4 होना। तो अब यहाँ लिखेंगे कम से कम एक पर 4 होना। कम से कम 1 पे 4 होने का क्या मतलब है, देखिए इसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे। कम से कम 1 पे 4 होना, तो देखिए ऐसा भी हो सकता है 1 के साथ 4 आ जाए, 2 के साथ 4 आ जाए, 3 के साथ 4 आ जाए, 4 के साथ 4 आ जाए, 5 के साथ 4 आ जाए और 6 के साथ 4 आ जाए। देखिए ये हम इस कंडीशन में ले रहे हैं क्योंकि उसने कम से कम कहा है कि 1 पे तो हो ही, ज़्यादा पे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों पे 4 हो जाए वो भी गिना जाएगा, कम से कम 1 पे तो होना ही चाहिए। ठीक है ना। और ये तो हो गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि 4 पहले पे आ जाए, बाद पे 1 आए, 4 2 आ जाए, 4 3 आ जाए, 4 4 हम ले ही चुके हैं, 4 5 आ जाए या 4 6 आ जाए। बस इनके अलावा हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होगी। ये सारे हो गए एफ के अंदर। अब देखें हमें चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा कि कम से कम 1 पे 4 भी हो और अंकों का योग 6 भी हो, है ना। कम से कम 1 पे 4 भी हो और अंकों का योग 6 भी हो। ऐसे में क्या आएंगे देखिए, अब एक तो ये है 2 4, इसमें और इसमें कॉमन देख लीजिए ना, बस क्या है, एक तो 2 4 है और एक 4 2, 2 4 और 4 2 इन दो में कॉमन है बस। तो हम 2 4 ले लेंगे और 4 2 ले लेंगे। ठीक है, यही दो एलिमेंट कॉमन है। तो अब देखिए इन सब की प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, है ना। देखिए बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले आप प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए ई इंटरसेक्शन एफ की। ई इंटरसेक्शन एफ की क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, है ना। अनुकूल परिणाम ई इंटरसेक्शन एफ के कितने हैं, 2 बटे 1 2, है ना, 2 ही हैं। और टोटल कुल परिणाम कितने हैं 36, तो इसकी आ गई 2 बटे 36। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी, पी ऑफ ई की निकाल लेते हैं। पी ऑफ ई की, पी ऑफ ई की क्या होगी, अनुकूल परिणाम ई में कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 परिणाम जो हैं वो अनुकूल हैं। टोटल कितने हैं 36, तो इसकी आ गई 5 बटे 36। अब देखिए उसने जो कहा था, उसने ये कहा था कि सह प्रतिबंध प्रायिकता है किसकी, ई घटना, ये जो घटना थी कम से कम 4 होना, इसकी हमें निकालनी थी। तो ये आएगी ऊपर और जो घटना घटित हो चुकी वो आएगी नीचे, पी ऑफ ई। तो इसका फॉर्मूला होता था ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जो नीचे वाला है पी ऑफ ई, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये कंडीशन रख दीजिए, यहाँ पे वैल्यू 2 बटे 36 आ जाएगा और ये 5 बटे 36 आ जाएगा। 36 से 36 कैंसिल आउट होकर के 2 बटे 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है कि रेखा ये दे रखी है उसने, इसका सदिश समीकरण हमें ज्ञात करना है। ये कैसा है, ये रेखा का कार्तीय रूप है ना बच्चों। ये कार्तीय रूप दे रखा है इसने, तो हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे, है ना। देखिए चलते हैं करते हैं इसको गए क्वेश्चन को। ये इसने कार्तीय रूप दिया है, ऐसे लिख दो, दिया है कार्तीय रूप x प्लस 3 बटे 2, y माइनस 5 बटे 4, z प्लस 6 बटे 2, ये दे रखी है इसने, है ना, बराबर में। देखिए बच्चों इससे हमें क्या निकालने हैं, इससे हमें पॉइंट निकालने हैं। ठीक है ना, इससे हमें पॉइंट निकालने हैं कि ये जो रेखा है, ये रेखा इन पॉइंट से होके जाती है। ये जो ऊपर वाले पॉइंट हैं इसकी कंपेयरिंग हम किससे करेंगे, इससे करेंगे x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन
सी, ठीक है ना। इससे कंपेयर करेंगे, से तुलना करने पर, इससे हम तुलना करेंगे तो x1 की वैल्यू देखिए, यहाँ माइनस में x है तो इसका उल्टा साइन लेंगे हम, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस के 3, और y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस तो 5 ही आ जाएगी। z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है तो -6 आ जाएगी। यानी जो रेखा है ये वाली, जो दी गई रेखा है ये वाली, ये -3, 5 और -6 से होकर गुजरती है, इससे होकर ये गुजरती है ना, इस पॉइंट से होकर ये गुजरती है। तो इस बिंदु का स्थिति सदिश हमें निकालना है, इस बिंदु का स्थिति सदिश, इस बिंदु का स्थिति सदिश, इस बिंदु का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए है, माइनस के 3i कैप हो जाएगा और प्लस के 5j कैप हो जाएगा और माइनस के 6k कैप हो जाएगा, ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया। दूसरा, ये जो इसके द्विक अनुपात हैं ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे a बराबर तो आ जाएगा 2, ये वाला a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर भी 2, ये इसके क्या है, ये द्विक अनुपात है, इसके क्या है, द्विक अनुपात, ये हो गए इसके द्विक अनुपात, ठीक है ना बच्चों। तो आपके अगर द्विक अनुपात आ गए तो इनसे जो वेक्टर बनेगा, ये रेखा उसके अनुदिश है ना, तो दी गई रेखा वेक्टर बी क्या बनेगा, 2i कैप 4j कैप 2k कैप के अनुदिश है। तब रेखा का सदिश समीकरण, बच्चों रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, देखिए रेखा का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण अगर आपको पता हो ये होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। जो रेखा वेक्टर ए से होके जाती हो, जो कोई बिंदु वेक्टर ए से होके जाता है, यानी ए वेक्टर, बिंदु ए वेक्टर से होके गुजरने वाली, बिंदु ए से गुजरने वाली जिसका स्थिति सदिश ए वेक्टर है, और बिंदु बी के अनुदिश जिसका वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है, की रेखा जो है वो क्या होगी, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होगी। तो ये इसका सदिश रूप है, ये इसका सदिश रूप है, और जो लैम्डा है वो तो आर से लिया जाता है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे आप क्या करो, ए वेक्टर की वैल्यू रख दो, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, और ये तो हो गया आपका ए वेक्टर, प्लस लैम्डा बी वेक्टर क्या हो जाएगा, आपका बी वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना बच्चों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन क्या कहता है कि अवकल समीकरण ये को हल कीजिए। देखिए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है अवकल समीकरण का, है ना, ये है 4th का घ। ये समीकरण इसने दे रखी है log dy/dx इक्वल्स टू 3x प्लस 4y, है ना, ये उसने दिया है। देखिए बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें ये log हटाना होगा। देखिए आप ये बात जानते हैं कि अगर मेरे पास log m है और यहाँ पे मेरे पास बेस कुछ नहीं है तो यहाँ पे e होता है और यहाँ पे n है, तो मैं m इक्वल्स टू क्या करता हूँ, इस बेस की पावर n चढ़ा देता हूँ, e की पावर n, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस केस में यहाँ क्या होगा, इधर dy/dx छोड़ दिया जाएगा इक्वल्स टू ये जो सारा रखा हुआ है इधर, ये e की पावर में चला जाएगा, e की पावर क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y, हमेशा ऐसा ही होता है जो भी यहाँ बेस में हो, और यहाँ बेस में कुछ नहीं है, कुछ नहीं शो हो रहा तो यहाँ पे e होता है, ठीक है ना, अंडरस्टूड है। तो अब देखिए dy/dx इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y, ऐसे कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, e की पावर 3x को यहीं पे रहने देता हूँ, dx इसके पास ले जाता हूँ, और e की पावर y को 4y को मैं इधर ले आता हूँ, तो e की पावर 4y इधर आके हो जाएगा e की पावर -4y इंटू dy
इक्वल्स टू ई की पावर 3x इंटू डी एक्स। देखिए ये ई की पावर 4y अपोन में आएगा, अपोन से ऊपर ले जाऊंगा तो -4y हो जाएगा। दोनों ओर का समाकलन कर दूंगा, समाकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ओर का समाकलन करते ही ई की पावर -4y का ई की पावर -4y और y के इंटू में जो है वो अपोन में आ जाएगा, इक्वल्स टू ई की पावर 3x का ई की पावर 3x, x के इंटू में जो है वो अपोन में आ जाएगा और प्लस सी। ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस पेपर के बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है ना बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।